बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा, हमारी जो फास्ट ट्रैक क्लासेस हैं उसमें आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोसेस कॉस्टिंग में। बेटा, मैं इतना ज़्यादा डीपली तो नहीं जाऊंगा। उसका रीज़न क्या है कि डीपली मैं क्यों नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारी फास्ट ट्रैक क्लासेस चल रही है। ऑलमोस्ट तकरीबन हर बच्चे ने ये टॉपिक जो है वो पहले से पढ़ रखा है। ठीक है, तकरीबन तकरीबन सब बच्चे ने पहले से ही पढ़ रखा है। तो मैं कोशिश करूंगा जितना डीप में जा सकता हूँ समझा दूं, लेकिन इतना ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग से रिलेटेड। प्रोसेस कॉस्टिंग से रिलेटेड यहाँ पर ये है कि हमारे पास जो कॉस्टिंग मेथड्स आ जाते हैं वो दो मेथड्स आ जाते हैं आप लोगों के पास। एक जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग हो जाता है और एक आपके पास प्रोसेस कॉस्टिंग हो जाता है। ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होगा कि प्रोडक्ट जो है वो ये ऐसी प्रोडक्ट के लिए यूज हो रहा होता है, ये ऐसी प्रोडक्ट के लिए यूज हो रहा होता है जहां पर करवा देते हैं। एमटीक्यूज 4 भी करवा देते हैं। एमटीक्यूज 4 मेरे ख्याल में जो था वो प्रोसेस से था नहीं। हाँ, वो 4 प्रोसेस से था नहीं, वो जॉब ऑर्डर से था ना। तो हमने प्रोसेस पढ़ना था, जिसकी वजह से मैं ये क्वेश्चन जो है वो करवा रहा हूँ। प्रोसेस कॉस्टिंग से रिलेटेड जो पास पेपर्स क्वेश्चंस होंगे उनको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। अच्छा, प्रोसेस कॉस्टिंग का हम थोड़ा सा बैकग्राउंड ये देख लेते हैं। बेटा, ये यहाँ पर ऐसी प्रोडक्ट के लिए प्रोसेस कॉस्टिंग जो है वो यूज हो रहा होता है जहाँ पर आपके पास जो है वो कोई इतनी ज्यादा स्पेसिफिकेशंस नहीं होती है। एक ही तरह की प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे होते हो, जैसे शुगर मिल्स हैं, वो प्रोसेस कॉस्टिंग जो है वो सिस्टम यूज कर सकती है। या जो आपके पास मतलब कि प्रोडक्ट आपकी रनिंग में होती है, मतलब इस तरह की प्रोडक्ट है कि जो आप बना रहे हो, बनाने के बाद आपके पास ऑर्डर नहीं आए हुए उसके, आप खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद वो ऑटोमेटिकली मार्केट के अंदर जाकर के सेल हो रही है। एज कम्पेयर टू जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग क्या होता है कि वहां पे आपके पास एक जॉब आती है, आप उससे रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग करते हो और फिर उस जॉब को क्या करते हो, सेल करते हो। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग एक अलग चीज है, बैच कॉस्टिंग एक अलग चीज है। प्रोसेस कॉस्टिंग में आपकी प्रोडक्ट जो है वो किस में रहती है, प्रोसेस में रहती है, यानी कि बनती रहती है, वो रुकती नहीं है उसके अंदर प्रोडक्शन। ठीक है, जैसे मैंने आपको सबसे अच्छी एग्जांपल दी, शुगर मिल हो गई, वो प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम यूज कर रही होती है, क्योंकि शुगर के अंदर वो क्या ही इनोवेशंस लेकर आएंगे। मतलब कोई ऐसा तो नहीं है ना कि शुगर उसको इस जो है वो फ्रेम में चाहिए या इस तरह की शुगर होनी चाहिए। एक ही तरह की शुगर है जो सारे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रोडक्ट के लिए आप जो सिस्टम यूज करते हो उसे हम कहते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम। ठीक है, जहाँ पे एक ही तरह की प्रोडक्ट जो है वो बन रही होती है। जैसे जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में क्या है, जैसे सपोज करो कि आपको विजिटिंग कार्ड जो है वो प्रिंट करवाने हैं। ठीक है, अब विजिटिंग कार्ड के लिए आप प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि विजिटिंग कार्ड के लिए हर कस्टमर का अलग अलग डाटा है। हर कस्टमर का नाम अलग है, नंबर अलग है, ईमेल अलग है, डेजिग्नेशन अलग है, सब चीजें जो है वो अलग अलग है। तो स्पेसिफिक आपके पास जॉब आएगी, आप उससे रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग करके दोगे, तो वो हमारा जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग कहलाता है। प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या है, प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या है कि कस्टमर स्पेसिफिकेशन नहीं है, आप अपनी तरह से जो है वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो और वो कस्टमर आपसे खरीद रहे हो। ठीक है, व्हीट मिल्स हो गई, फ्लोर मिल्स हो गई, ये सारी की सारी जो है वो आपके पास प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम जो है वो यूज कर रही होती है। अब प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम में क्या होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम में ये होता है कि ज्यादातर जो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा होता है वो सीपीआर के हवाले से पूछ रहा होता है, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाने को आपसे कह रहा होता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाने को आपसे कह रहा होता है। एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आप लोगों की फरमाइश पे इसको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ये है कि अल्फा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर्स ऑटो पार्ट्स फॉर मोटरसाइकिल विच रिक्वायर्स एक्टिंग इन थ्री डिपार्टमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि अल्फा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो ऑटो पार्ट्स जो है वो मोटरसाइकिल्स के मैन्युफैक्चर करती है। और जहां पर इनका जो प्रोसेस है वो तीन डिपार्टमेंट से होकर के निकलता है। पहले प्रोडक्ट डिपार्टमेंट 1 में आता है, फिर डिपार्टमेंट 2 में आता है, फिर उसके बाद फाइनल होकर डिपार्टमेंट 3 से निकल जाता है। तो तीन डिपार्टमेंट जो है वो यूज हो रहे हैं यहाँ पर। इन डिपार्टमेंट 3 आपको जो डाटा दिया जा रहा है वो डिपार्टमेंट 3 का डाटा दिया जा रहा है। मटेरियल आर एडिड डबलिंग द नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, मटेरियल जो है वो ऐड किया जा रहा है। The following data pertain to the five of the department three for the five है क्या है, pertain to the five of the department three for the month of सितंबर 2016। ठीक है, सितंबर 2016
16 की कहानी आपको बताई जा रही है और डिपार्टमेंट 3 की कहानी आपको बताई जा रही है। वो आपको बता रहे हैं कि आपके पास जो है यूनिट जो आपको रिसीव हुए हैं, यूनिट जो आपको रिसीव हुए हैं वो कितने यूनिट्स आपको रिसीव हुए हैं? 60,000 यूनिट्स जो है वो आपको रिसीव हुए डिपार्टमेंट 2 की तरफ से, क्योंकि डिपार्टमेंट 3 की इंफॉर्मेशन आपको बताई जा रही है। डिपार्टमेंट 3 की इंफॉर्मेशन आपको बताई जा रही है। तो डिपार्टमेंट 3 के पास जो यूनिट्स आ रहे होंगे वो कहाँ से आ रहे होंगे? डिपार्टमेंट 2 की तरफ से आ रहे होंगे। तो डिपार्टमेंट 2 की तरफ से जो आपको यूनिट्स मिले हैं वो कितने मिले हैं? 60,000 यूनिट्स मिले हैं। फिर कह रहे हैं यूनिट ट्रांसफर टू फिनिश गुड स्टोर रूम 96,000। 96,000 आपने जो यूनिट ट्रांसफर किए हैं स्टोर रूम में वो कितने ट्रांसफर किए हैं? 96,000 ट्रांसफर किए हैं। बेटा इस क्वेश्चन के अंदर ये यार ये फाइल में इस वजह से मना करता हूँ कि यार ये फाइल मत देखा करो। अब देखो इसके अंदर कितनी ज्यादा जो है कितना बड़ा ब्लंडर है कि आपको यूनिट्स जो है वो कितने मिल रहे हैं? 60,000 यूनिट्स मिल रहे हैं। 60,000 यूनिट्स आपको मिल रहे हैं। ठीक है। और आप कंप्लीट कर रहे हो कितने यूनिट्स? 96,000 यूनिट्स कंप्लीट कर रहे हो। तो ये ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। 60,000 यूनिट्स आपको मिले हैं डिपार्टमेंट 2 की तरफ से डिपार्टमेंट 3 को। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया कि 96,000 यूनिट्स आपने कंप्लीट कर लिए? पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। मतलब या तो आपने 60,000 यूनिट्स कंप्लीट कर दिए होंगे, क्योंकि यूनिट्स ही आपको कितने मिले? 60,000 मिले। जी फातिमा बेटा बोलिए। अब देखो पहला क्वेश्चन देखा और पहले क्वेश्चन के अंदर ही मिस्टेक आ गई यहाँ पर। अच्छा, डबलिंग द यूनिट्स कह रहे हैं आपको। मटेरियल आर एडिड डबलिंग द नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वो वाला पार्ट मुझसे मिस हो गया था। डबलिंग द नंबर ऑफ यूनिट यानी कि फिर आपको 60,000 यानी कि 1,20,000 यूनिट्स आपको मिले। हम्म, ठीक है जी। 1,20,000 यूनिट्स आपको मिले। ठीक है। डिपार्टमेंट 2 से आपको मिले हैं 1,20,000। 60,000 यूनिट्स नहीं मिले, 1,20,000, क्योंकि वो कह रहे हैं कि डबल यूनिट्स करके आगे भेज रहे हैं। ठीक है। तो 96,000 यूनिट्स जो है वो आपने हुआ क्या है कि 1,20,000 यूनिट्स आपको रिसीव हुए और 1,20,000 यूनिट्स में से 96,000 यूनिट्स आपने क्या कर लिए हैं? कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है। तो कितने यूनिट्स आपके पास रिमेनिंग रह गए होंगे? आपके पास जो रिमेनिंग यूनिट्स रह गए होंगे वो 24,000 यूनिट्स रह गए होंगे, क्योंकि टोटल आपको 1,20,000 यूनिट्स मिले। हाँ, 1,20,000 यूनिट्स मिले हैं आपको। ठीक है, रिसीव हुए हैं। और फिर उसके बाद 96,000 आपने कंप्लीट कर लिए हैं और बाकी रिमेनिंग जो है वो आपको सर आप 24,000 काइंडली यूनिट। बता सकते हैं कि 120 यूनिट कैसे रिसीव हुए? एक दफा दोबारा से, थोड़ा समझ नहीं आई। देखो बेटा यहाँ पर वो आपको देखो ऊपर क्वेश्चन में आपको क्या कह रहे हैं। इन डिपार्टमेंट थ्री इन डिपार्टमेंट थ्री मटीरियल्स आर एडेड डबलिंग द नंबर ऑफ यूनिट्स। वो कह रहे हैं कि जब हम मटेरियल ऐड कर रहे हैं तो आपके नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो डबल हो जा रहे हैं। मतलब आपको यूनिट्स जो है वो 60,000 यूनिट्स आपको रिसीव हो रहे हैं, लेकिन जब आप इस डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट 3 के अंदर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मटेरियल वगैरह लगाते हैं, तो आपके यूनिट्स क्या हो जाते हैं? डबल हो जाते हैं। समझ में आ रही है बात? डबलिंग द नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स आपके क्या हो रहे हैं? डबल हो रहे हैं, जब भी आप इसके अंदर मटेरियल क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। मटेरियल आर एडेड डबलिंग द नंबर ऑफ यूनिट्स। मतलब आपको पिछले डिपार्टमेंट से 60,000 यूनिट्स रिसीव हो रहे हैं, लेकिन आप आगे जो प्रोड्यूस कर रहे हो वो कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो? 1,20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो। बताने का मकसद उनका ये, मतलब कुछ इस तरह का प्रोसीजर इनका होता होगा
कि यहाँ पर आकर जो पार्ट होते होंगे वो एक साथ मिले हुए होते होंगे, फिर यहाँ पर आते होंगे तो फिर जब वो मटेरियल वगैरह ऐड करते होंगे तो दो डिफरेंट पार्ट्स बन जाते होंगे। तो इस तरीके से उन्होंने आपको बताया। समझ में आ गई बात? ये किसने सवाल पूछा था? ओके, थैंक यू सर। ठीक है। तो हाँ, बात हो रही थी 1,20,000 यूनिट्स आपको रिसीव हुए, 96,000 आपने क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। और फिर उसके बाद जो रिमेनिंग आपके पास रह गए होंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है कितने यूनिट्स रह गए होंगे, 24,000 यूनिट्स जो है वो रह गए होंगे जो आपने कंप्लीट नहीं किए होंगे। उसके बारे में वो आपको बता रहे हैं, द बैलेंस ऑफ द यूनिट स्टिल इन प्रोसेस। वो कह रहे हैं कि जो बाकी जो बैलेंस है, बाकी बैलेंस कितना आपके पास, 24,000 यूनिट्स है, वो आपके पास किसमें, बैलेंस में, वो स्टिल इन प्रोसेस है। 100% कंप्लीटेड एज टू मटेरियल, मटेरियल वाइज आपने 100% उसके ऊपर काम कर लिया है। 50% एज कंप्लीटेड एज टू लेबर एंड ओवरहेड। ये 24,000 यूनिट जो आपके डिपार्टमेंट 3 में अटके हुए हैं, आगे फिनिश गुड में नहीं जा सके, उसका रीजन ये है कि मटेरियल तो आपने 100% लगा दिया है, लेकिन जो आपका लेबर है या लेकिन आपका जो ओवरहेड है वो अभी 50% इसके ऊपर लगा है, 50% और लग जाएगा तो ये यूनिट्स भी क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो था यूनिट्स के हवाले से। फिर उसके बाद आगे वो बता रहे हैं कि कॉस्ट ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट टू। देखो डिपार्टमेंट टू जो है वहां से आपको यूनिट्स मिल रहे हैं, किसको, डिपार्टमेंट 3 को। तो जो डिपार्टमेंट 2 की तरफ से आपको यूनिट्स मिल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कुछ कॉस्ट डिपार्टमेंट 1 ने भी ऐड की होगी, कुछ कॉस्ट डिपार्टमेंट 2 ने भी ऐड की होगी उन यूनिट्स पर, और फिर वो भेजा होगा डिपार्टमेंट 3 की तरफ। तो इसका मतलब ये है कि जो यूनिट्स हमें मिले हैं 1,20,000 यूनिट्स, हम ये तस्वुर कर रहे हैं 60,000 नहीं है बल्कि डबल हो गए, 1,20,000 जो यूनिट्स हमें मिल रहे हैं उनके ऊपर जो ऑलरेडी कॉस्ट लग चुकी है वो कितनी लग चुकी है, 1,20,000, यानी कि कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा एक बात, जब आप फर्स्ट डिपार्टमेंट में हो तो कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट नहीं होती। लेकिन जब आप सेकंड डिपार्टमेंट में हो या थर्ड डिपार्टमेंट में हो तो हमेशा कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट होती है, हमेशा कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट होती है। यूनिट्स भी आपको पिछले डिपार्टमेंट की तरफ से मिलते हैं और उनके ऊपर पिछले डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ कॉस्ट भी इनकर्ड की हुई होती है, तभी तो वो पिछले डिपार्टमेंट्स है। तो वो यही बात आपको बता रहे हैं कि जो यूनिट्स आपको मिले हैं, यूनिट्स आपको कितने रिसीव हुए, 1,20,000, और इनकी कॉस्ट भी कितनी है, 1,20,000। कॉस्ट ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट टू की तरफ से जो आपको यूनिट्स मिले थे उनकी कॉस्ट जो है वो कितनी है, 1,20,000। फिर कह रहे हैं कि कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट 3। इस डिपार्टमेंट ने जो कॉस्ट ऐड की है उसमें इन्होंने बताया कि मटेरियल आपने 1,20,000 का लगाया है, लेबर जो है वो आपने 1,08,000 की लगाई है, और फैक्ट्री ओवरहेड भी आपने 1,08,000 का इनकर्ड किया है। मतलब इस डिपार्टमेंट के अंदर जो हम मटेरियल, लेबर और ओवरहेड लगा रहे हैं वो आपको रेट बताया जा रहा है, अमाउंट बताया जा रहा है कि हम इतना इतना अमाउंट का मटेरियल, लेबर और ओवरहेड लगा रहे हैं। फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं कि देयर वाज नो बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। हमारे पास ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कोई नहीं था, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कोई नहीं था। मतलब कि 1,00,000, अब 60,000 यूनिट्स को भूल जाओ, 1,20,000 यूनिट्स हमें मिले हैं, 1,20,000 में से 96,000 हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और 24,000 मैंने खुद देखा कि खुद निकाला कि हमने 24,000 यूनिट्स के ऊपर अभी काम करना होगा। और फिर उसके बाद वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग में हमारे पास कोई यूनिट्स नहीं थे। रिक्वायर्ड में आपसे कहा जा रहा है कि प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर डिपार्टमेंट 3 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2016। अब आपको क्या बनाना है, सीपीआर बनानी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट किस तरीके से बनती है ये जरा देखिए। इसमें जो आपको स्टेप नंबर 1 करना है ना, स्टेप नंबर 1 सीपीआर के अंदर, सीपीआर में क्वांटिटी शेड्यूल वगैरह हम बाद में निकालेंगे। एक छोटी सी वर्किंग आपको करनी है सबसे पहले, वो है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट की।
इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट की। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट हो गया, इक्विवेलेंट यूनिट हो गया। अब ये सर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट क्या होता है? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट क्या होता है? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट का मतलब होता है कि इस टाइम पीरियड में, ये जिस टाइम पीरियड की आपसे वो सीपीआर पूछ रहा है, इस टाइम पीरियड में आपने कितने यूनिट्स के ऊपर काम किया है, आपने कितने यूनिट्स के ऊपर काम किया है, इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। तो अब ये सबकी अलग अलग निकलेगी, ठीक है। कैसे अलग अलग निकलेगी? मटेरियल की अलग निकलेगी, और कन्वर्जन की अलग निकलेगी। कन्वर्जन में आपका आपके पास जो है वो लेबर आ जाता है और ओवरहेड आ जाता है, ठीक है। मटेरियल की अलग निकालोगे और कन्वर्जन की अलग निकालोगे। तो सबसे पहला काम आपने ये कर लेना है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट निकाल लेने। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट के बगैर आप सीपीआर बना ही नहीं सकते, यानी कि प्रोसेस कॉस्टिंग हो ही नहीं सकती। अगर आपको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट पता है तभी आप काम कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट का मतलब क्या है? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट का मतलब ये है कि हमने कितने यूनिट्स के ऊपर काम किया है इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर। क्लियर है? अब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट में स्टेप नंबर ये होगा कि आपने कितने यूनिट्स कंप्लीट किए हैं, कितने यूनिट्स कंप्लीट किए, यूनिट कंप्लीट। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, कितने यूनिट्स आपने कंप्लीट किए। अब वो चीज आपको क्वेश्चन में नजर आएगी, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो मेरे बच्चों, हमें जो रिसीव हुए थे यूनिट्स, वो हुए थे 1,20,000, डबल हो गए थे ना, 60,000 का डबल 1,20,000। अब 1,20,000 में से, 1,20,000 में से हुआ ये था कि सर हमने 96,000 यूनिट्स जो है वो कंप्लीट किए, और बाकी बैलेंस जो था वो इनकम्प्लीट था। बाकी बैलेंस हमने निकाला था 1,20,000 में से 96,000 माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 24,000। ये हमारा क्या होगा? वर्क इन प्रोसेस एंडिंग होगा। मतलब एंडिंग में जो हमारे पास यूनिट्स इन प्रोसेस है अभी, जो कंप्लीट नहीं हो सके। अब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट का मतलब क्या है कि कितने यूनिट्स के ऊपर हमने काम किया है, कितने यूनिट्स के ऊपर हमने काम किया। तो सबसे पहले देखो, जो यूनिट्स हमने कंप्लीट किए उसके ऊपर काम किया होगा, ठीक है। तो कितने यूनिट्स हमने कंप्लीट किए? सर हमने जो कंप्लीट किए हैं वो 96,000 यूनिट्स कंप्लीट किए हैं। अब ये 96,000 यूनिट्स सर हमने मटेरियल वाइज भी इसके ऊपर कंप्लीट वर्क किया है, और कन्वर्जन वाइज भी इसके ऊपर हमने कंप्लीट वर्क किया है, ठीक है। तो 96,000 मटेरियल वाइज भी कंप्लीट है और कन्वर्जन वाइज भी कंप्लीट है, तभी तो वो स्टोर रूम में ट्रांसफर हुए, वरना वो स्टोर रूम में ट्रांसफर नहीं होते। अगर मटेरियल हमने पूरा ना लगाया होता, या अगर हमने कन्वर्जन अगर पूरी ना लगाई होती, तो वो सिर्फ फिनिश गुड या स्टोर रूम में जा ही नहीं सकते थे। स्टोर रूम में तो माल वो आता है जो कंप्लीट होता है। अब वो कंप्लीट मटेरियल वाइज भी होता है और कन्वर्जन वाइज भी होता है, तभी वो कंप्लीट होता है और स्टोर रूम में आता है। तो इस वजह से 96,000 यूनिट्स मैंने मटेरियल में भी लिखे और कन्वर्जन में भी लिखे। यहां तक सब बच्चों को बात क्लियर हो गई? यहां तक सबको बात क्लियर हो गई? स्टेप नंबर 1 क्या है सर? यूनिट कंप्लीट लिखना है। फिर इसके बाद आप ऐड करवाओगे, आप ऐड करवाओगे यूनिट इन प्रोसेस एंडिंग, यूनिट इन प्रोसेस एंडिंग या वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, यूनिट इन प्रोसेस एंडिंग या वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। अब एंडिंग भी देखो, मैं बात कर रहा हूं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट की, कितने यूनिट्स के ऊपर काम किया। अब एंडिंग जो यूनिट्स है, एंडिंग जो यूनिट्स है, सर एंडिंग जो यूनिट्स है वो आपने बताया कि 24,000 एंडिंग यूनिट्स है।
लेकिन इस एंडिंग यूनिट्स के ऊपर हमने काम कंप्लीट नहीं किया। अगर ये भी कंप्लीट होता तो सर ये भी ट्रांसफर होता फिनिश गुड में। तो इसके ऊपर जितना परसेंट हमने काम किया वो दिखाएंगे यहाँ पर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट में, कि कितने यूनिट्स के ऊपर काम किया। तो सर हम हमें वो कहानी ये बता रहे थे क्वेश्चन के अंदर कि द बैलेंस ऑफ द यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस, यानी कि जो एंडिंग के यूनिट्स हैं 100% कंप्लीट एज टू मटीरियल। मटीरियल वाइज उस पर हमने काम किया 100%, यानी कि सर मटीरियल वाइज वो आकर गिरेंगे 24,000 पूरे के पूरे, क्योंकि वो 100% उसके ऊपर काम हुआ है। 100% उस पर काम हुआ है। लेकिन लेकिन लेबर और ओवरहेड वाइज यानी कि कन्वर्जन वाइज 50% कंप्लीट है। कन्वर्जन वाइज 50% कंप्लीट है। तो 24,000 का अगर मैं 50% निकालता हूं तो सर इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 12,000 यूनिट्स के ऊपर काम किया है, क्योंकि वो 50% कंप्लीट। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया है बेटा, 24,000 का कितना परसेंट निकाल लिया है, 50%। तो वो 12,000 है। ये सब बच्चों को बात क्लियर हो गई? ये सबको बात क्लियर हो गई? किसी का कोई सवाल? क्लियर? अच्छा, अब एक और मेरी बात सुनो, सारे बच्चे एक दफा मेरी बात सुनो। देखो, यहाँ पर लेबर की और ओवरहेड की एक ही परसेंटेज दी हुई थी, 50%। इस वजह से मैंने कन्वर्जन का कॉलम बनाया। अगर 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 लेट सपोज क्वेश्चन के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड की परसेंटेज वो अलग देता और लेबर की कंप्लीशन की परसेंटेज वो अलग देता, तो फिर मैं दो अलग अलग कॉलम बना। ठीक है, तो आप लोग कभी कभार कंफ्यूज भी हो जाते हैं सॉल्यूशंस देखकर कि सर यहाँ पर कहीं पर कुछ टीचर्स जो है वो कन्वर्जन का एक ही कॉलम बना रहे हैं, और कहीं कहीं पे वो फैक्ट्री ओवरहेड का अलग कॉलम बना रहे हैं और लेबर का अलग कॉलम बना रहे हैं। वो डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन पे। अगर लेबर और ओवरहेड की एक ही परसेंटेज है, सेम परसेंटेज है, तो फिर अलग अलग कॉलम क्यों बनाना, फिर एक ही कॉलम बनेगा कन्वर्जन का। लेकिन अगर अलग अलग परसेंटेजेस होती, कन्वर्जन के अंदर लेबर की अलग परसेंटेज होती और एफओएच की अलग परसेंटेज होती, तो मैं अलग अलग दो कॉलम बना। ठीक है, जैसे देखो मैंने मटेरियल का कॉलम अलग बनाया क्योंकि मटेरियल की 100% अलग परसेंटेज थी कंप्लीशन की, उसको मैंने अलग दिखाया। अगर लेबर और ओवरहेड को भी वो अलग डिफाइन करता, लेट सपोज वो कहता कि आपकी जो लेबर है वो 20% कंप्लीट है और आपका एफओएच जो है वो 30% कंप्लीट है, तो मैं इस 24,000 का 20% निकालता, लेबर के कॉलम में लिखता, और 30% निकालता, एफओएच के कॉलम में लिखता। समझ में आ गई बात? परसेंटेजेस अलग तो कॉलम भी अलग होंगे। अगर परसेंटेज एक है तो फिर कॉलम भी क्या होगा, एक होगा। लेट सपोज वो एक ही बात कहता कि योर बैलेंस ऑफ द यूनिट स्टिल इन प्रोसेस 50% कंप्लीट। अब वो उसमें ना मटेरियल के बारे में बता रहा है, ना लेबर के बारे में बता रहा है, ना ओवरहेड के बारे में बता रहा है, तीनों के बारे में बता ही नहीं रहा, बस एक ही परसेंटेज दे दी। तो फिर एक ही कॉलम बनेगा। फिर आप ना मटेरियल का और कन्वर्जन का अलग मत बनाना, फिर ईपीयू का एक ही कॉलम बना देना और जितनी परसेंटेज है वो लिख देना। परसेंटेजेस पे या रेट ऑफ कंप्लीशन पे डिपेंड करता है कि रेट ऑफ कंप्लीशन अगर अलग अलग है तो कॉलम्स भी अलग अलग बनेंगे। अगर रेट ऑफ कंप्लीशन सेम है, एक ही है, तो फिर कॉलम भी एक ही बनेगा। दो है तो कॉलम दो बनेंगे। जैसे यहाँ पर मटेरियल ओवरहेड का 1% था, 50%, और मटेरियल का अलग एक 100% था, दो कॉलम बना दिए मैंने। क्लियर है यहाँ तक? तो अब ये हमारे पास आ गया इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट यानी कि कितने यूनिट्स के ऊपर हमने काम किया। मटेरियल वाइज सर हमने 1,20,000 यूनिट्स के ऊपर काम किया, और कन्वर्जन वाइज हमने 1,08,000 यूनिट्स के ऊपर काम किया है। ये आ गया ईपीयू, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट।
सबको क्लियर हो गई बात, ईपीयू किस तरीके से निकलता है? सर पहले यूनिट जितने कंप्लीट किए वो लिखेंगे, और फिर हम एंडिंग के यूनिट्स क्या कर लेंगे, उसमें ऐड कर लेंगे। एंडिंग के यूनिट्स ऐड तब करेंगे अगर वो अगर वो जितना परसेंट कंप्लीट है वो ऐड होंगे, जितना परसेंट इनकम्प्लीट है वो ऐड नहीं होंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया सर? ठीक है जी, ठीक है जी। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट निकल गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट होगा पर यूनिट कॉस्ट निकाल लो। अभी हमने सीपीआर बनाना शुरू नहीं की है, अब हम आ रहे हैं पर यूनिट कॉस्ट पे। या वहीं पर ही निकाल लेंगे, सीपीआर में निकाल लेंगे, सीपीआर डायरेक्ट बनाना शुरू। सीपीआर में कंपनी का नाम क्या था? अल्फा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अल्फा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आ गई, ठीक है। अब आप सबसे पहले एक काम लिखोगे, क्वांटिटी शेड्यूल बनाओगे। क्वांटिटी शेड्यूल पहली हेडिंग आएगी स्टेप नंबर 1 सीपीआर के अंदर, अल्फा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर द पीरियड एंडेड, कौन से पीरियड की पूछी है उसने? फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2016। सबसे पहला काम आपने ये करना है, सीपीआर वो क्वांटिटी शेड्यूल बनाना। अब सर ये क्वांटिटी शेड्यूल क्या होता है? अब सर ये क्वांटिटी शेड्यूल क्या होता है? क्वांटिटी शेड्यूल क्या होता है? क्वांटिटी शेड्यूल में क्या होता है कि भाई आपके पास इतने यूनिट्स आए और उन यूनिट्स का आपने क्या किया वो हिसाब बताना। सिंपल सा, आसान सी बात। क्वांटिटी शेड्यूल के अंदर कि आपके पास कितने यूनिट्स आए और उन यूनिट्स के साथ आपने क्या किया, ये दो बातें क्वांटिटी शेड्यूल में जाती हैं। कितने यूनिट्स आए और उन यूनिट्स का क्या किया। पहला पहला सवाल क्या है कि कितने यूनिट्स आए? सर हमें यूनिट रिसीव फ्रॉम डिपार्टमेंट 2। कितने यूनिट्स आपको रिसीव हुए? सर यूनिट्स रिसीव हुए सर हमें 1,20,000, डबल हो रही है ना बात, 1,20,000 यूनिट्स जो है वो हमें रिसीव हो रहे हैं। 1,20,000 यूनिट्स जो है वो हमें रिसीव हो रहे हैं। पहला सवाल कि कितने यूनिट्स आपको रिसीव हुए। अब आपको इसका हिसाब देना है कि इन यूनिट्स का आपने क्या किया। सर इन यूनिट्स का हमने ये किया कि कुछ यूनिट्स हमने कंप्लीट कर लिए। कितने यूनिट्स कंप्लीट कर लिए? सर 96,000 यूनिट्स हमने कंप्लीट कर लिए, और कुछ यूनिट हमारे इन प्रोसेस है। 24,000। तो सर टोटल यूनिट्स हमारे पास हो गए 1,20,000। ये रहा जो यूनिट्स हमारे पास आए थे उन यूनिट्स का हिसाब। ये है हमारे पास क्वांटिटी शेड्यूल कि कितने यूनिट्स आपको मिले और उन यूनिट्स का आपने क्या किया, वो आपको बताना होता है। तो पहला सवाल है भाई सर हमें यूनिट्स जो मिले हैं वो 1,20,000 यूनिट्स मिले, तो क्या किया आपने सर? उसमें से 96,000 यूनिट्स हमने कंप्लीट कर लिए और 24,000 यूनिट्स हमारे पास स्टिल इन प्रोसेस है। यहाँ तक सबको बात क्लियर हो गई?
किसी का कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लो। क्लियर? ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप आएगा आपके पास, नेक्स्ट स्टेप आएगा आपके पास कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट में क्या होगा? सर कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट में जो हमने ऊपर हिसाब दिया है उन यूनिट्स का, उनकी कॉस्ट लिखी जाएगी। सिंपल सी बात। कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट में सर जो यूनिट्स हमें रिसीव हुए हैं उन टोटल यूनिट्स की कॉस्ट लिखी जाएगी कि कॉस्ट कितनी कितनी आई थी। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले देखो, आपने दो कॉलम बना लेने टोटल कॉस्ट का और यूनिट कॉस्ट का। टोटल कॉस्ट का और यूनिट कॉस्ट। सबसे पहले तो सर जो हमें यूनिट्स रिसीव हुए उनकी कॉस्ट, कॉस्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट टू। सर डिपार्टमेंट टू की तरफ से हमें जो यूनिट्स रिसीव हुए हैं उनकी सर जो टोटल कॉस्ट थी वो कितनी थी? उनकी सर टोटल कॉस्ट जो थी वो थी 1,20,000। उसकी जो टोटल कॉस्ट थी वो कितनी थी? 1,20,000। और पर यूनिट कॉस्ट क्या थी? सर पर यूनिट कॉस्ट ये थी कि 1,20,000 यूनिट्स रिसीव हुए हैं और टोटल कॉस्ट भी कितनी थी? 1,20,000 थी। तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी है? 1 रुपीज है। पर यूनिट कॉस्ट कितनी है? 1 रुपीज है। तो सबसे पहले आपको कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट के अंदर वो कॉस्ट दिखानी है जो आपको यूनिट्स पीछे से रिसीव हो रहे हैं, उनकी टोटल कॉस्ट भी दिखानी है और पर यूनिट कॉस्ट भी दिखानी है। टोटल कॉस्ट आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, वो दिखाओगे आप लोग। और पर यूनिट कैसे निकालोगे? पर यूनिट टोटल कॉस्ट को न्यूमिनेटर पे रखकर जितने यूनिट्स रिसीव हुए उसको डिनोमिनेटर में रख के डिवाइड करवा दोगे तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है? ये वाली बात क्लियर हो गई सबको? अच्छा देखो बेटा, देखो, अगर ऐसा होता, हमारे पास डिपार्टमेंट वन होता, अगर हमारे पास डिपार्टमेंट वन होता या प्रोसेस नंबर वन होता तो फिर ये वाली लाइन नहीं आती। क्योंकि डिपार्टमेंट वन हो या प्रोसेस नंबर वन हो तो पिछला कोई डिपार्टमेंट नहीं होता, पिछली कोई कॉस्ट नहीं होती, तो फिर कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट नहीं आती। अगर डिपार्टमेंट वन होता और उसकी हम अगर सीपीआर बना रहे होते तो फिर ये वाली लाइन क्या हो जाती? खत्म हो जाती। ये वाली लाइन नहीं आती क्योंकि हमें पीछे से कोई यूनिट्स ही नहीं मिल रहे। डिपार्टमेंट वन क्या करता है? यूनिट स्टार्ट करता है। तो कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट नहीं होती। और ये क्वांटिटी शेड्यूल के अंदर जो मैं लिख रहा हूँ ना, यूनिट रिसीव फ्रॉम डिपार्टमेंट टू, इसकी जगह आता है यूनिट स्टार्ट, कि कितने यूनिट्स आपने स्टार्ट किए हैं अगर डिपार्टमेंट वन होता तो। डिपार्टमेंट वन क्या करता है? यूनिट स्टार्ट करता है, उसको पीछे से कहीं से यूनिट्स नहीं मिल रहे होते। क्लियर? तो अगर डिपार्टमेंट वन होता तो ये जो कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट में मैंने पहली लाइन लिखी है कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, ये वाली लाइन नहीं आती। फिर उसके बाद कुछ आपने कॉस्ट ऐड की है।
कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट 3। अब इस डिपार्टमेंट ने कितनी कितनी कॉस्ट ऐड की है? सर इस डिपार्टमेंट ने मटेरियल जो लगाया है वो 1,20,000 लगाया है, लेबर 1,08,000 की लगाई है, और एफओएच भी 1,08,000 का लगाया है। ये इस डिपार्टमेंट ने कॉस्ट ऐड की है। पॉइंट रिपीट कर दूं, पर यूनिट कॉस्ट किस तरीके से आएगी? मेरे बच्चों मेरी बात सुनो। जितने यूनिट्स आपको रिसीव हो रहे हैं और जो उनकी कॉस्ट है, कॉस्ट को आपने ऊपर रखना है न्यूमिनेटर पे, और जितने यूनिट्स आपको रिसीव हो रहे हैं उसको डिनोमिनेटर में रखना है, और फिर क्या कर देना है, डिवाइड करवा देना है, पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट जो आपको पिछले डिपार्टमेंट से मिल रही है वो कॉस्ट लिखनी है, और जितने यूनिट्स आपको पिछले डिपार्टमेंट से मिल रहे हैं वो डिनोमिनेटर में लिखने और डिवाइड करवा देना, तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, या यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। अब ये डिपार्टमेंट कितनी कॉस्ट लगा रहा है? कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट 3। अब इसने सर मटेरियल लगाया है, इसने सर लेबर लगाई है, इसने सर एफओएच लगा। मटेरियल सर इसने 1,20,000 का लगाया है, लेबर इसने सर 1,08,000 की लगाई है, और एफओएच भी इसने 1,08,000 का लगाया। पर यूनिट कॉस्ट किस तरीके से आएगी? टोटल कॉस्ट तो क्वेश्चन में गिवन होती है, मटेरियल कितना लगाया वो लिख दिया, लेबर कितनी लगाई है वो लिख दी, एफओएच कितना लगाया वो लिख दिया। अब मैं पर यूनिट कॉस्ट निकालने जा रहा हूं, कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट में। पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकलेगी? यहां पे सारे बच्चे सुनना। कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट में जो टोटल कॉस्ट थी, जो टोटल यूनिट रिसीव हुए, डिवाइड करवा दिया, हमारे पास पर यूनिट आ गया। अब ये मटेरियल, लेबर और एफओएच की कॉस्ट कैसे निकलेगी पर यूनिट? इसमें आपने क्या करना है, जितनी कॉस्ट है उसको ईपीयू से डिवाइड करवाना है। इसी वजह से स्टेप नंबर 1 के अंदर मैंने कहा था कि सबसे पहले ईपीयू निकाल लिया करो, वरना सीपीआर नहीं बन सकती। वो यही रीजन है, इस रीजन की वजह से मैंने यहाँ पर आपसे पहले ही ईपीयू निकलवा लिया। कि आपने क्या करना है, जैसे मटेरियल 1,20,000 लगा रहा हूं, तो मटेरियल का ईपीयू जो होगा उससे मैं डिवाइड करवा दूंगा। लेबर 1,08,000 की लगा रहा हूं, तो लेबर का जो ईपीयू होगा उससे डिवाइड करवा दूंगा। एफओएच भी 1,08,000 लगा रहा हूं, तो एफओएच का जो ईपीयू होगा उससे डिवाइड करवा दूंगा, कि जितने यूनिट्स के ऊपर मैंने काम किया। तो मटेरियल कैसे देखो, कॉस्ट डिवाइडेड बाय ईपीयू मैंने साइड पर लिख दिया है ताकि आपको याद रहे। जैसे मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, 1,20,000, डिवाइडेड बाय मटेरियल का ईपीयू कितना आया था? सर मटेरियल का ईपीयू आया था हमारे पास 1,20,000, तो मटेरियल कितना आ गया, 1 आ गया। अच्छा, लेबर कितनी लगाई है सर? सर लेबर लगाई है हमने 1,08,000, डिवाइडेड बाय लेबर का और एफओएच का ईपीयू एक ही था, कन्वर्जन 1,08,000, तो इसको भी मैंने 1,08,000 से क्या करवा दिया, डिवाइड करवा दिया। एफओएच का भी 1,08,000 टोटल कॉस्ट है, और ईपीयू कितना है, 1,08,000, डिवाइड करवा दिया। तो मुझे जरा बताओ, तो 1 1 ही आ रहा है यार, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं पड़ रही। टोटल कर लो, कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट कितना आ रहा है बेटा? टोटल करो, 2,40, 1,08,000, 1,08,000, 2,16। अब इतनी रात को मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, आप टोटल करके बताओ कितना आ रहा है। टोटल करके बताओ कितना आ रहा है, जल्दी जल्दी बताओ। 4,56,000 आ गया, और इसका टोटल आएगा 4। तो पर यूनिट कॉस्ट जो आ रही है वो 4 आ रही है, और 4,56,000 आ। इसको आप कहते हो, इसको आप कहते हो कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। स्टेप नंबर 2 सीपीआर में था।
स्टेप नंबर 1 क्वांटिटी शेड्यूल बनाना। स्टेप नंबर 2 कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट निकालना। तो कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट तो हमारे पास ये आ गया। उसमें सबसे पहले सर अगर यूनिट्स हमें पहले प्रीवियस यूनिट्स मिल रहे हैं उनकी कॉस्ट को दिखाना है। उसके बाद जो ये डिपार्टमेंट कॉस्ट लगा रहा है मटेरियल लेबर और एफओएच की, इसकी कॉस्ट को जो यूनिट्स रिसीव हो रहे हैं उनकी कॉस्ट को आपस में डिवाइड करके पर यूनिट आएगा। यहाँ पर ये डिपार्टमेंट जो कॉस्ट लगा रहा है उसको ईपीयू से डिवाइड करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। यहाँ तक बेटा किसी का कोई सवाल हो तो मुझसे पूछो, नहीं तो फिर मैं आगे चलता हूँ। गॉट इट, क्लियर हो गया जी, गुड हो गया, गुड हो गया, सबको समझ में आ गया। अब है इसका लास्ट स्टेप। अब है इसका लास्ट स्टेप, सीपीआर का लास्ट स्टेप। सीपीआर का लास्ट स्टेप होता है कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। अब कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज किस तरीके से आएगा? क्वांटिटी शेड्यूल याद है? क्वांटिटी शेड्यूल में दो दो क्वेश्चंस बताए थे ना, कितने यूनिट्स मिले और उनका क्या किया। उनका क्या किया उसका जवाब हमने क्या दिया था कि सर कुछ यूनिट्स कंप्लीट कर लिए और कुछ यूनिट्स हमारे पास एंडिंग में है ना। कुछ यूनिट्स हमने कंप्लीट कर लिए और कुछ यूनिट्स हमारे पास एंडिंग में है, ये जवाब था उसका। 96,000 कंप्लीट कर लिए और 24,000 यूनिट्स हमारे पास एंडिंग में। ठीक है, अब इन्हीं यूनिट्स की आपने कॉस्ट दिखानी है। अब इन्हीं यूनिट्स की आपने कॉस्ट दिखानी। ऊपर क्वांटिटी शेड्यूल में जो आप हिसाब दे रहे हो ना कि सर ये यूनिट्स कंप्लीट किए, ये हमारे पास एंडिंग में, चलो ठीक है भैया तुमने यूनिट्स में बता दिया, अब मुझे कॉस्ट बताओ कितनी है। जो यूनिट्स कंप्लीट किए हैं उनकी कॉस्ट बताओ और जो यूनिट्स तुम्हारे पास एंडिंग में है उसकी कॉस्ट बताओ। जो यूनिट्स तुमने कंप्लीट किए हैं उनकी कॉस्ट बताओ और जो यूनिट्स तुम्हारे पास एंडिंग में है उसकी कॉस्ट बताओ। ठीक है, तो अब कॉस्ट अकाउंटेड एज फॉलोज में, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज में जो यूनिट्स हम कंप्लीट कर रहे हैं, जो यूनिट्स हम कंप्लीट कर रहे हैं उनकी कॉस्ट दिखाएंगे और फिर जो यूनिट्स हमारे पास एंडिंग में है उनकी कॉस्ट दिखाएंगे। दोबारा सुन लो, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज में जो यूनिट्स हमने कंप्लीट किए हैं उनकी कॉस्ट दिखाएंगे और जो यूनिट्स हमारे पास एंडिंग में है उनकी कॉस्ट दिखाएंगे। इसी दफा दोबारा बोल देता हूं, जो यूनिट्स कंप्लीट किए हैं उनकी कॉस्ट दिखाएंगे और जो यूनिट्स हमारे पास एंडिंग में है उसकी कॉस्ट दिखाएंगे। तो अब मैं जो यूनिट्स कंप्लीट किए हैं उनकी कॉस्ट दिखा रहा हूं। कॉस्ट ऑफ यूनिट कंप्लीट। सर हमने जो यूनिट्स कंप्लीट किए थे वो 96,000 यूनिट्स कंप्लीट किए थे। हमने जो यूनिट्स कंप्लीट किए थे वो 96,000 यूनिट्स कंप्लीट किए थे और जो पर यूनिट कॉस्ट हमारी थी, और जो पर यूनिट कॉस्ट हमारी थी वो कितनी थी? वो सर थी 4 रुपीज। तो 96,000 को जरा 4 से मल्टीप्लाई करें, कितना आ रहा है? 3,84,000। जो यूनिट्स कंप्लीट किए उनकी कॉस्ट। अब मैं लिखूंगा कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंडिंग।
जो यूनिट्स हमारे पास एंडिंग में है उनकी कॉस्ट। तो सर जो एंडिंग में यूनिट्स है सर वो हमारे पास 24,000 है। जो एंडिंग में यूनिट्स है वो हमारे पास 24,000 है। ठीक है। एक कॉस्ट तो उनके ऊपर कंफर्म ही आई है, कुछ भी कर ले एक कॉस्ट उनके ऊपर कंफर्म आई है। जो यूनिट्स हमारे पास एंडिंग में ना सर वो पिछले डिपार्टमेंट से ही आ रहे थे। हमें जो यूनिट्स रिसीव हो रहे हैं वो पिछले डिपार्टमेंट से रिसीव हो रहे हैं, उन्हीं में से कुछ बना रहे हैं, कुछ एंडिंग में है। तो जो एंडिंग में है या जो बनाए हैं तो उन यूनिट्स के ऊपर कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट तो आएगी ही आएगी। देखो मेरे बच्चों मेरी बात सुनो, कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंडिंग की बात हो रही है, कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंडिंग की बात हो रही है यार। जो यूनिट्स आप कंप्लीट करो या जो यूनिट्स आपके पास एंडिंग में है, जो यूनिट्स आप कंप्लीट करो या जो यूनिट्स आपके पास एंडिंग में है, वो आ कहां से रहे हैं? वो असल तो पिछले डिपार्टमेंट से आ रहे हैं। असल जो आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं? पिछले डिपार्टमेंट से आ रहे हैं। तो वो जो पिछले डिपार्टमेंट से आ रहे हैं वो खाली पीली तो नहीं आ रहे ना, वो अपने साथ जहेज लेकर आ रहे हैं। क्या जहेज लेकर आ रहे हैं? अपने साथ 1,20,000 की कॉस्ट लेकर आ रहे हैं। तो सर जो वर्क इन प्रोसेस एंडिंग में जो यूनिट्स है ना, 24,000 के जो यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स पर जो हमने काम किया है पिछले डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है वो भी शामिल होगी। क्यों शामिल होगी? क्योंकि सर वो पिछले डिपार्टमेंट से आए हमारे पास। तो यहाँ पे लिखोगे आप कॉस्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट टू। सर इन यूनिट्स पर 24,000 यूनिट्स पर डिपार्टमेंट टू ने भी तो काम किया, उसकी भी तो कॉस्ट है। डिपार्टमेंट टू की कॉस्ट क्या है? डिपार्टमेंट टू की सर पर यूनिट जो कॉस्ट थी वो कितनी थी? 1 थी। मतलब सर 24,000 तो ऑलरेडी इनके ऊपर कॉस्ट आ चुकी है, 24,000 तो ऑलरेडी इनके ऊपर कॉस्ट आ चुकी है। और कुछ हमारे डिपार्टमेंट ने, डिपार्टमेंट थ्री ने कॉस्ट इनकर की, कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट थ्री। मटेरियल वाइज अगर देखें सर, मटेरियल वाइज अगर देखें तो सर जो 24,000 यूनिट्स है वो 100% कंप्लीट है। वो 100% कंप्लीट है मटेरियल वाइज। तो मटेरियल वाइज आपकी कॉस्ट भी कितनी थी? 1 रुपीज। तो ये भी कितना हो गया? 24,000। और कन्वर्जन वाइज अगर देखें यानी कि लेबर वाइज देखें या एफओएच वाइज देखें तो सर वो कितना परसेंट कंप्लीट थे? सर 50% कंप्लीट थे यानी कि 0.5। और उसकी कॉस्ट कितनी थी? 1 थी। 24,000 मल्टीप्लाई बाय 0.5% कंप्लीट थे और कॉस्ट कितनी थी? 1 थी। पर यूनिट कॉस्ट हमने निकाल रखी है ऊपर, मटेरियल की भी निकाली है, लेबर की भी निकाली और एफओएच की भी निकाली। तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा? 12,000 और 12,000। टोटल करो, कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंडिंग आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंडिंग आ जाएगा। दोबारा सुनो, कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंडिंग कैसे निकालना। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस में वो कॉस्ट आएगी जो प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। तो जितने यूनिट्स एंडिंग के होंगे और जो पर यूनिट कॉस्ट प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की होगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। जितने यूनिट्स एंडिंग के होंगे और जो कॉस्ट पर यूनिट आपके पास प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की होगी वो मल्टीप्लाई होगी कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। तो सबसे पहला काम कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। एक नजर गर्दन घुमा के देख लीजिएगा कि पीछे कोई डिपार्टमेंट है कि नहीं है। अगर तो है उसकी कॉस्ट लिखोगे और अगर तो नहीं है तो फिर आगे करके गर्दन दोबारा से अपना पेपर करना शुरू कर देना। फिर पहली लाइन जो कॉस्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट टू थी वो नहीं आएगी क्योंकि पिछला डिपार्टमेंट ही नहीं है। अगर फर्स्ट डिपार्टमेंट होता, डिपार्टमेंट 1 होता तो कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट कोई है ही नहीं, तो पहली लाइन आती ही नहीं। डायरेक्ट हम लिखते कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट थ्री, उसमें मटेरियल लेबर और एफओएच लिखते, मटेरियल लेबर और एफओएच लिखते। फिर जब कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट आ गई, कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट आ गई, अब इस डिपार्टमेंट ने मटेरियल लेबर और एफओएच कितना लगाया है वो लिखोगे। तो वो कैसे निकलेगा? सर जो एंडिंग यूनिट्स है
परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन लगेगी, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन लगेगी। मटेरियल वाइज तो 100% कंप्लीट थे, तो इस वजह से मैंने लिखा ही नहीं, डायरेक्ट मटेरियल का जो पर यूनिट रेट वन था वो मल्टीप्लाई करवा दिया। लेबर वाइज और एफओएच वाइज परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन थी 50% की, तो मैंने पहले 50% अप्लाई किया, और फिर जो लेबर का और एफओएच का पर यूनिट बन रहा था वो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे पास टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंडिंग आ जाएगा। टोटल करके बताओ कितना आ रहा है। 72,000। तो सर ये हमारे पास 72,000 आ रहा है। अब जो आपने यूनिट्स कंप्लीट किए थे 3,84,000, और ये वर्क इन प्रोसेस एंडिंग जो है वो 72,000, इन दोनों को ऐड करो कितना आ रहा है। 4,56,000, 4,56,000, 4,56,000। तो ये आ गया आपके पास कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। देखो बच्चों, मेरे बच्चों, मेरे पास ना टाइम नहीं है, टाइम बहुत शॉर्ट है, जिसकी वजह से मैं सिर्फ बोल बोल के आप लोगों को बातें बता रहा हूँ। वरना नॉर्मली ये सारी बातें लिखवाई जाती हैं कि वर्क इन प्रोसेस एंडिंग में किस तरीके से जो है वो आपने 24,000 लिखा, फिर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन लिखी, और फिर पर यूनिट जो आपका था वो रेट लिखवाई जाती है। सारी बातें हमारे पास टाइम नहीं है, हम बिल्कुल एंड एंड चल रहा है। अगले हफ्ते जो है वो आप लोगों का पेपर होगा, तो बिल्कुल लास्ट लास्ट लाइन में तो फिर बस इसी तरीके से जो है वो पढ़ाया जाता है। ठीक है, 12 किलो। तो अगर कोई कमी पेशी रह जाए तो बेटा इसमें माजरत, ये आपका सीपीआर पूरा बन गया। हाँ, अब आई ना एमन वहां पर। अगर नॉर्मल लॉस हुआ और एबनॉर्मल लॉस हुआ तो क्या होगा? तो क्या होगा? नॉर्मल लॉस हुआ, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर नॉर्मल लॉस हुआ तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। एबनॉर्मल लॉस हो तो उसको कुछ ना कुछ करते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं, उसको बिल्कुल एडजस्ट करते हैं, हर जगह एडजस्ट करते हैं। उस जैसा क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगा, नॉर्मल लॉस है नॉर्मल लॉस वाला भी करवा दूंगा। ये आप लोगों की फरमाइश थी तो मैंने ये वाला क्वेश्चन करवा, मतलब कि सर इस फाइल में से करवा दें। ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ? नॉर्मल लॉस है एबनॉर्मल लॉस वाला भी एक क्वेश्चन ना मैं करवा दूँ। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखते हैं कोई और उस फाइल में और कोई क्वेश्चन ऐसा पड़ा हो। जी, अब एक और क्वेश्चन है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूं, वो भी आसान सा क्वेश्चन है। सर क्या इक्विवेलेंट यूनिट्स में जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स हैं मटेरियल के और कन्वर्जन के, वो यूज नहीं करेंगे? वो यूज नहीं करेंगे। कहाँ यूज करेंगे? वो एक किस्म के यूज ही हो रहा है। जब हमने सीपीआर बनाई थी ना, ये देखो, जब एंडिंग मैंने निकाला है तो मैंने क्या किया, 24,000 मटेरियल में तो पूरा पूरा लिखा है, और वर्क इन प्रोसेस में भी मटेरियल कितना था, 24,000 पूरा था। और कन्वर्जन वाइज देखा जाए, देखो 24,000 का मैंने 50% निकाला है तो कितना आता है, 12,000। तो ये है 12,000, इसी 12,000 के ऊपर रेट लगा दो, या फिर 50% जितना परसेंट कंप्लीट है वो निकाल कर फिर रेट अप्लाई कर दो। बात एक ही है।
जी बिल्कुल, वैसे भी आ सकता है। मतलब ये जो मैंने परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन लिखा है ना, 50-50%, इसकी जगह आप ईपीयू लिख दो डायरेक्ट, जो आपका वहां पे आपने निकाला। जैसे कि देखो, मैंने 24,000 का 50% निकाल कर फिर 1 अप्लाई किया है, तो आप डायरेक्ट लिख दो। मटेरियल और मटेरियल का 24,000 डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ठीक है। और कन्वर्जन में एफओएच और लेबर का एंडिंग का ईपीयू कितना है, 12,000 है, तो वही 24,000 का 50% निकालोगे तब भी 12,000 बात एक ही। वो लिख लो, या इस तरीके से परसेंटेज अप्लाई करके लिख। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और क्वेश्चन भी है। ये फाइल में शेयर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन को ना मैं सिर्फ समझाऊंगा, करना आप लोगों ने खुद ही है। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जो अभी मैंने करवाया आप लोगों को। एक दफा वो करना क्वेश्चन, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, मैं ये समझा रहा हूँ आप लोगों को, करना आप लोगों ने खुद ही है। इसमें भी आपसे सीपीआर पूछिए। देखो, सबसे पहली बात, कॉस्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 बता रहे हैं आपको 16,320। इट मीन्स के हमारे पास डिपार्टमेंट 2 की बात हो रही है तो डिपार्टमेंट 1 की तरफ से यूनिट्स मिलेंगे। ठीक है, अब डिपार्टमेंट 2 की बात हो रही है तो डिपार्टमेंट 1 की तरफ से यूनिट्स मिलेंगे, तो डिपार्टमेंट 1 की कोई ना कोई कॉस्ट होगी, वो आपको बताइए कितनी, 16,320। ठीक है, जैसे हमें 1,20,000 उसने कॉस्ट बताई थी, यहाँ पे 16,200, 320 ये है कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। फिर उसके बाद इस डिपार्टमेंट ने, डिपार्टमेंट 2 ने मटेरियल ये लगाया है, लेबर ये लगाई है, और ओवरहेड ये लगा है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इस क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट ऊपर बता दिए। वहां पर क्या हो रहा था कि यूनिट्स ऊपर बता रहे थे, कॉस्ट बाद में बता रहे थे। यहाँ पर इसने क्या किया कि कॉस्ट ऊपर बता दिया, कि शुरू में पिछले डिपार्टमेंट से जो आपको यूनिट्स रिसीव हो रहे हैं उनकी कॉस्ट ये है 16,320, मटीरियल इतना लगा है, लेबर इतनी लगी, और एफओएच इतना लगा है। फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं कि द क्वांटिटी शेड्यूल शो 12,000 यूनिट्स वर रिसीव ड्यूरिंग मंथ फ्रॉम डिपार्टमेंट 1। ठीक है, वो आपको कह रहे हैं कि आपको जो यूनिट्स रिसीव हो रहे हैं वो 12,000 यूनिट्स है। उन्हीं यूनिट्स की कॉस्ट कितनी है, 16,320। इसमें से 7,000 यूनिट्स जो है वो आपने क्या किए, वर ट्रांसफर टू फिनिश गुड। 7,000 यूनिट्स आपने कंप्लीट कर लिए, एंड 5,000 यूनिट्स इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ जून, यानी कि ये इन प्रोसेस है। सात 12,000 टोटल है, 12,000 में से 7,000 कंप्लीट कर लिए, 5,000 क्या है, अभी भी स्टिल इन प्रोसेस है, एंडिंग यूनिट्स बता रहे हैं आपको, जो कि 50% कंप्लीट है मटेरियल वाइज। पहले था वो आपको बता रहे थे मटेरियल 100% कंप्लीट है, अब मटेरियल 100% नहीं, वो कह रहे हैं कि 50% कंप्लीट है। और जो आपका कन्वर्जन है वो कितना परसेंट कंप्लीट है, 25% कंप्लीट। ठीक है, और आपको क्या बनानी है, सीपीआर बनानी है। अगर बेटा मैं इसका ईपीयू बनाऊं जल्दी जल्दी, अगर मैं इसका ईपीयू बनाऊं, ईपीयू बना के दे देता हूं ताकि आप लोग सीपीआर बना सको आराम से। मटेरियल और कन्वर्जन, ठीक है, दो कॉलम बनेंगे। कितने यूनिट्स आपने कंप्लीट किए, सबसे पहले तो वो लिखना है। सर, जो यूनिट्स हमने कंप्लीट किए 12,000 में से 7,000 यूनिट्स हमने कंप्लीट किए, सबसे पहले तो हम आ जाएंगे 7,000 यूनिट्स हमने टोटली कंप्लीट किए, जो हमने ट्रांसफर कर दिए। और वर्क इन प्रोसेस एंडिंग में आपके कितने, सर मटेरियल वाइज अगर देखा जाए, सर एंडिंग में 5,000 यूनिट्स थे, मटेरियल वाइज वो 50% कंप्लीट है। 5,000 का 50% निकालोगे कितना आएगा, 2,500।
और कन्वर्जन वाइज वो कितना परसेंट कंप्लीट है? 5000 मल्टीप्लाई बाय 25%, यानी कि 0.25। तो 5000 का 0.25% निकालो, कितना आ रहा है? 1250। टोटल कर लोगे ईपीयू आ जाएगा 7000, 9500, 8250। ये आ गया आपका ईपीयू, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। ये वाला कर लोगे, ये आप लोगों का क्या रहा है, होमवर्क रहा है। अच्छा, अभी क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेता हूँ। तो अगर तो टाइम हुआ तो मैं करवा दूंगा, अगर लंबा हुआ तो फिर मुश्किल हो जाएगा। देखते हैं क्या बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे बच्चे, वो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग से, वो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग से बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, वो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग से, वरना मैं करवा देता। अभी प्रोसेस चल रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 9 भी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग से, 10 लेबर से, 11 जो है वो आपका सर्विस डिपार्टमेंट, वो एफओएच से, ये तो मैं करवा भी चुका हूँ, कर सकते हो फिर। 12 जो है वो भी आपका लेबर से। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो आपका प्रोसेस से। पहले प्रोसेस खत्म हो जाए, फिर जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट देख लेते हैं। 14 आपका वेरिएंसेस से, 15 आपका। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग खुद से कर सकते हो, आसान है। क्वेश्चन नंबर 18 में फाइल शेयर करूंगा, क्वेश्चन नंबर 18 करना है इसका, वो कर सकते हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21 कर सकते हो, फैक्ट्री ओवरहेड का। तो ये 2-3 क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, ये आप लोगों ने खुद करने। एक क्वेश्चन में, दो क्वेश्चन में और करवाऊंगा, ठीक है। एक है जो, अगर दो डिपार्टमेंट्स हो, उनका आपको सीपीआर बनाना है तो किस तरीके से बनेगा। और एक बच्ची पूछ रही थी कि सर नॉर्मल लॉस हो, एबनॉर्मल लॉस हो, उसको किस तरीके से करते हैं। तो जो अब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम सीपीआर यानी कि प्रोसेस कॉस्टिंग को कंप्लीट करेंगे, इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करके। बाकी क्वेश्चंस बिल्कुल आसान से इसी तरीके के आते हैं, आप इजीली कर सकते हो। जो इस फाइल में है, वैसे तो क्वेश्चंस बड़े मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस भी होते हैं सीपीआर में, जो इस फाइल में वो इसी तरह के हैं, आसान आसान क्वेश्चन है। लॉस या गेन को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। अब ये दो चीजें जो है वो हमें क्लियर करनी है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों से एक चीज और पूछनी थी कि अगर मैं कल की क्लास थोड़ा जल्दी रखूं, 5 बजे रख लूं, अगर कल की क्लास 5 या 6 बजे रख लूं।
तो कल की क्लास ना मैं 6 बजे रखूंगा आप लोगों की। 6 बजे इंशाल्लाह ताला कल की क्लास हो। आज के लिए इतना काफी है, और कल ये चैप्टर हमारा इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।